तो चलो एक बार फिर से क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी ये क्लास प्रस्तावना पर आधारित एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों पर ये क्लास चल रही है, और हम उन प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 प्रश्न पर डिस्कशन कर लिया है। अब हम 8वां प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो 8वां प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। आप इसको पढ़ें और मैं भी यहाँ से बोल करके आपको सुना रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है और फिर इनमें से सही विकल्प को छांटना है आपको। सबसे पहला कथन, अंगीकृत, ये एक शब्द है, आपको पता ही है, दर्शाता है कि संविधान सभा ने संविधान को औपचारिक तौर पर स्वीकार किया। अंगीकृत शब्द का मतलब ये कह रहा है कि संविधान सभा ने इसको औपचारिक, ऑफिशियली, कि आज हम इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। अधिनियमित इस बात का प्रमाण है कि संविधान सभा विधायी कार्यवाही करने में सक्षम थी। यानी किसी भी चीज को कानूनी दर्जा देने में वो सक्षम थी, तभी तो हम कह रहे हैं कि इसको अधिनियमित किया है। दूसरा ये है, आत्म अर्पित, यह स्थापित करता है कि संविधान भारत की जनता की स्वीकृति पर ही आधारित था। ये तीन शब्द हैं, तीनों के आगे मतलब दिए हुए हैं कि इनके अर्थ ये निकलते हैं। अगर आपने चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आपके अंतर्मन से, आपकी आत्मा से सही विकल्प की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो तीन कथन पढ़ लिए होंगे आपने। इनके आंसर इन ऑप्शन में से देने। ए ऑप्शन कह रहा है केवल एक और दो ही सही है, और जो बी ऑप्शन कह रहा है केवल दो और तीन ही सही है, पहला ऑप्शन गलत है। सी कह रहा है केवल एक और तीन ही सही है, और डी कह रहा है तीनों ही कथन सही है। तो अब आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो आपके साथ वार्तालाप शुरू की जाए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ऊपरी ऊपर नाम आ रहा है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश, क्या आना सर डी चाहिए? ऑप्शन है। मतलब तेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही बता रहे हो, व्याख्याएं सही है, यही है? यस सर। डी, चंद्र प्रकाश डी, ठीक है। डिम्पल? सर मुझे भी यही लग रहा है, डी ऑप्शन। चलो, जो लग रहा है तो अभी कर देते हैं। मोनिका? सर मुझे लग रहा है बी ऑप्शन सही है। कौन सा बी? बी। डी या बी? बी बी, सेकंड वाला। सेकंड, बी, ठीक है। इसके बाद में शर्मा जी? बी होगा सर, केवल दो और तीन। यानी कि शर्मा जी एस, यानी कि इस इनका बी। फिर कौन बच गया अपने? प्रांजल? मैं। हाँ, क्या आना चाहिए ऑप्शन? सर पहला दूसरा दोनों बिल्कुल सही है सर, तीसरा वो डी सही है। मुझे तो आंसर बताओ कि क्या लगता है, डी? हाँ। अभी देखो, अभी बता देते हैं बहुमत क्या कह रहा है। तो बहुमत, पांच में से तीन जने डी के पक्ष में हैं और दो जने हैं बी के पक्ष में। तो लोकतंत्र में बहुमत की चलती है। जिसके पास बहुमत होता है उसकी सरकार तक बन जाती है। अपन तो उत्तरी तो छटनी कर रहे हैं। तो जब इतने जने डी कह रहे हैं तो अपन इसको क्या कर देते हैं, डी। ये होता है बहुमत की ताकत लोकतंत्र में। तो इसको डी क्यों, मतलब अब मेरे को जो बी वाले हैं ना, एक बार मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। लाइन स्टार्ट करें। एम, मोनिका, बी क्यों लगा, मतलब ए ये क्यों नहीं लगा, पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही लगा? पता नहीं सर, थोड़ा गलत सा लगा, मतलब औपचारिक रूप से उसको एक्सेप्ट करना ये मुझे थोड़ा हाँ गलत हाँ लगा। भाई, ये लगता है अगर ये देखो, पॉलिटिकल साइंस में ये मेरिट आजकल कम जाती है, पास कम होते हैं ना, उसका कारण ये शब्दों का खेल है। इसलिए कई है ना, मतलब मैंने देखा है, कईयों को लगता होगा सर आप है ना, मतलब एक बात को इतना लंबा खींच देते हैं, आधी आधी घंटे तक चला जाता है, इतना टाइम नहीं होता है। अरे टाइम नहीं, पर्सन ही आजकल ऐसे आते हैं, वहां फिर सारा ही गोलमाल हो जाता है। तो अब देखो, जैसी औपचारिक आती है ना, आपको लगने लगा है सर कोई न कोई नई बात है इसमें। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियली। अब जैसे अपन ने बात की, आप लोगों को ध्यान हो कि जैसे ये चंद्र नगर, ये सब पांडिचेरी, ये सब विलय हुए थे ना, तो अपन ने एक बात की थी, डी फैक्टो शब्द, एक डी जूरे किया था ना। तो डी जूरे का मतलब हमने क्या कहा था, कानूनी रूप से इस तारीख से ये अपना कहलाया। तो क्या उस तारीख से पहले ये अपना नहीं था? क्या अपना तो था, सरकार के रिकॉर्ड में इस तारीख को आ गया। तो औपचारिक का मतलब क्या होता है, सरकार औपचारिक का मतलब होता है
फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब इस दिन से इसको माना जाएगा। अब मान लो जैसे कोई स्कूल बनती है, तो उस स्कूल को हमने शुरू कर दिया, मान लो आज तारीख से उस स्कूल को चालू कर दिया, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब है। 10 दिन बाद में हमने उस स्कूल का उद्घाटन कराया, तो जो नंबर, जो आगे जो प्लेट लिखी हुई होगी, उस पर लिखा हुआ होगा कि फलाना जी ने इसका उद्घाटन इस तारीख को, औपचारिक उद्घाटन इस तारीख को किया। तो इसका मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से औपचारिक तौर पर उस स्कूल का उद्घाटन 10 दिन बाद में हुआ है। तो क्या पहले वो स्कूल नहीं चल रही थी? क्या चल तो रही थी। तो औपचारिक का मतलब कि इसको हमने कागजों के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से हमने इसको कब स्वीकार किया। बस इस शब्द का मतलब इतना ही होता है। बाकी अगर मैं इसमें यही दे देता संविधान सभा ने संविधान को इसको स्वीकार किया, तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो अंगीकृत का मतलब है संविधान सभा ने, अब औपचारिक ही तो था। क्या पहले जो भारत की संविधान सभा ने संविधान तैयार किया था, पता ही था कि जब आप ही संविधान बनाने वाले, जनता ही संविधान बनाने वाली, तो जनता को वो जचेगा क्यों नहीं जचेगा, स्वीकार करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे। आपने ही तो बनाया और अपने लिए ही बनाया, तो स्वीकार तो होना ही है। तो स्वीकार तो वो पहले से ही था, लेकिन एक डेट तो तय करनी होती है ना, कि इस तारीख को, कल को पूछेंगे कब स्वीकार हुआ, तो आप एक डेट बताओगे इस तारीख को। तो आप देखो हमने क्या है, 26 नवंबर 1949, ये भारत के संविधान को स्वीकार करने की औपचारिक तिथि है। रिकॉर्ड में ये तारीख लिख दी गई कि इस तारीख को भारत का संविधान स्वीकार हुआ था। तो औपचारिक तिथि है ये। स्वीकार तो होना ही था, लिखने ही वाले आप ही हो। तो आपने कोई चीज लिखी, वो आपको ही नहीं जचेगी क्या? आपने कोई निबंध लिखा और आप कल को कह सकते हो, नहीं मेरा ही लिखा सर, मेरे कोई पसंद नहीं आ रहा, तो फिर लिख क्यों दिया? पता है स्वीकार तो होना ही था। बस कोई डेट तो तय करो जिस दिन हम ये कह दें कि इस दिन इसको स्वीकार किया। मैं सोच रहा हूं कि मैंने ठीक ठाक समझा दिया है। सर मेरे थोड़ा यस सर। कंफ्यूजन, पूछ सकती हूँ क्या? है? मुझे कुछ पूछना है सर। इसी से रिलेटेड है या फिर कोई और कोई? इसी से ही है। हाँ पूछो, कोई नहीं। सर इस पहले में अंगीकृत दर्शाता है कि संविधान सभा ने संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। हम्म। 1956 में वो सदन सिंह हैं, बैनाम राजस्थान पुरस्कार थे। उन्होंने कहा कि ये संविधान का औपचारिक भाग नहीं हो सकता है। संविधान औपचारिक भाग नहीं हो सकता है, नहीं कहा हाँ जा सकता इसे। हाँ 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 बिल्कुल। नहीं सर तो इसमें तो नहीं नहीं, वो औपचारिक भाग, देखो, ये औपचारिक भाग अलग है और ये औपचारिक रूप से स्वीकार करना अलग है। स्वीकार या औपचारिक शब्द का मतलब ये नहीं है, एक बार ये भाग वाली बात आप एक बार दिमाग से हटाओ। अपने को इतना फोकस करना है कि जब अपना संविधान बन करके कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। जैसे ही संविधान बना हमने कहा कि ठीक है ये हमें मंजूर है। जैसे ही संविधान बना, बनने के बाद में फिर संविधान सभा के लोगों ने कहा प्रस्तावना भी तो तैयार करें अपन। तो उसी डेट को उन्होंने प्रस्तावना को भी अंतिम रूप देके स्वीकार कर लिया। तो स्वीक प्रस्तावना स्वीकार तो हो गई थी, लेकिन प्रस्तावना इसका औपचारिक भाग क्यों नहीं है? कभी भी आप संविधान को पढ़ना, तो संविधान को 1 नंबर अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद तक देखोगे, फिर उसके पीछे जुड़ी हुई हैं अनुसूचियां। उन इस पूरे संविधान में कहीं भी प्रस्तावना इनके साथ में जुड़ी हुई या चिपकी हुई नहीं है। औपचारिक भाग कौन सा होता है? औपचारिक भाग वो होता है जो उसके अंदर हो, उसके साथ जुड़ा हुआ हो। बात समझ में आ रही है? तो औपचारिक भाग तो नहीं है, लेकिन इसको स्वीकार करने की तो कोई औपचारिक तिथि होगी ना। तो ये औपचारिक तिथि है। इसको स्वीकार कब किया हमने, इसको माना, अपनाया। इसलिए तो पहले तक 1973 तक ये दिक्कत यही तो थी कि औपचारिक भाग नहीं है, तो आप संशोधन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर आपको पता है कि कोर्ट जो व्याख्या कर देता है वो फुल एंड फाइनल होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, भले ही ये औपचारिक हिस्सा नहीं है, तीन एक से इसकी न तो 8 अनुसूचियां जो अब 12 हो गई, न तो उनमें कहीं इसका जिक्र है, न 395 अनुच्छेदों में इसका जिक्र है। ये तो बाद में एक्स्ट्रा जोड़ा गया, ताकि संविधान पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो, प्रस्तावना पढ़ लो, लोगों को संविधान के जो मूल्य हैं वो पता चल जाएंगे। तो औपचारिक भाग का मतलब है उस किताब में क्या ये है क्या नहीं। आप ऐसे समझो आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स की आपके पास एक बुक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़नी है, तो आपने क्या किया कि उसके सबसे भारी भारी पृष्ठ पर स्टेपल कर दिया एक पेज, कि ये एक्स्ट्रा चीज है, कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिला है। तो क्या वो बाहर स्टेपल किया हुआ उस बुक का औपचारिक भाग है क्या, उसका हिस्सा है क्या? नहीं है, लेकिन वो बड़ा काम का है। तो ऐसे ही समझ लो आप, ये है अपनी प्रस्तावना, औपचारिक तो नहीं है। लेकिन जब ओके सुप्रीम सर। कोर्ट ने कह दिया कि औपचारिक ही मानी जाए, तो 73 से औपचारिक की तो तरह है।
इसका आपको और तगड़ा एक्सप्लेनेशन अभी तो देखो वो अपन पर्सन कर रहे हैं, वरना आप एक बात समझना, 21 नंबर आर्टिकल किस किस का पढ़ा हुआ है, उससे आपके एकदम और क्लियर हो जाए। 21 नंबर आर्टिकल किसी का पढ़ा हुआ है क्या? जिन्होंने मेरे से पढ़ा था उनके थोड़ा बहुत ध्यान में आना चाहिए, जीवन का अधिकार है, वहां लाइफ का अधिकार है। तो 21 नंबर में हाँ सर, आ रहा है 21 नंबर जीवन का अधिकार है। हाँ हाँ मैंने, सर, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या भी की थी कि इसमें हाँ गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। अब मुझे है ना, आप एक बात बताना कि 21 में केवल ये लाइन लिखी हुई है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, केवल इतना लिखा हुआ, बस इसके अलावा नहीं लिखा हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार की व्याख्या, इसके अर्थ बताते बताते न जाने कितनी चीजें हैं जो इस 21 में डाल दी। अब वो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि गरिमा में जीवन का अधिकार 21 नंबर के अंदर शब्द सह लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको सही करोगे कि गलत करोगे, पहले तो ये बताओ। गलत। क्यों? क्योंकि गरिमामय जीवन उस आर्टिकल के अंदर लिखा नहीं है, वो तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए बताया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही है, प्रस्तावना की भी उन्होंने व्याख्या की थी 73 में, और ये कहा था प्रस्तावना बहुत काम की चीज है। प्रस्तावना ही तो हमें दिशा देती है कि किस शब्द का क्या मतलब निकालें। प्रस्तावना में हम देख लेते हैं हमारे संविधान निर्माताओं के क्या सपने थे, क्या सोच थी, तो उनकी सोच हम प्रस्तावना से देखते हैं, फिर हम संविधान की व्याख्या उस सोच से मिलाते हुए कर देते हैं। इसलिए है। बात समझ में आई होगी अब कुछ? जैसे 21 की जब आप पढ़ोगे तो 21 में बहुत सारी चीजें आ गई, साफ पानी, साफ हवा, मतलब सब कुछ, खाना पीना, यहां तक कि अच्छी नींद लेना भी 21 में दिया हुआ है कि आपके गरिमा में जीवन के लिए जरूरी है। तो वो व्याख्याओं से संविधान के भाग बने, सीधे नहीं है, इसलिए एक कुछ शब्द को ध्यान से पढ़ना होता है कि कहां पर ये लिखा हुआ। मैंने बोला था शब्द से लिखा हुआ है क्या, तो आपने तुरंत पकड़ लिया, नहीं सर ये तो लिखा हुआ तो नहीं है, बस व्याख्या है। शर्मा जी कुछ तो क्लियर हुआ होगा, यस सर। समझ गए ना? तो कुछ चीजें हैं हाँ जो जी सर। लिखी हुई नहीं है, वो केवल व्याख्याओं से ही उत्पन्न हुई है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप 21 नंबर इसको देखना। वैसे तो अपन मूल अधिकार डिस्कस करेंगे, आ जाएगा सारी चीजें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और किस किस ने बी बताया था? मोनिका समझ में आ गई होगी व्याख्या? हाँ सर। और ये एस शर्मा जी नहीं बताया था, चलो ये क्लियर हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं, वरना अपने 30% है इसमें, देखो आज ये हो ही नहीं पाएंगे वरना। टोटल 30% है, थोड़ा फास्ट करते हैं। विश्वास शब्द यानी फेथ शब्द का प्रस्तावना में समावेश किस सिद्धांत को सबसे अधिक रेखांकित करता है? ध्यान से पढ़ना है। विश्वास शब्द का प्रस्तावना में समावेश किस सिद्धांत को सबसे अधिक रेखांकित करता है? पहला ऑप्शन व्यक्ति की निजी आध्यात्मिक आस्था को बताता है, केवल संस्थागत धर्म की सुरक्षा के लिए यह शब्द काम में लिया जाता है, केवल पूजा पद्धतियों की स्वतंत्रता की बात इससे निकल के आती है, ये कर से मुक्ति को सुनिश्चित करता है। तो आपके अनुसार इस विश्वास शब्द का क्या अर्थ निकलता होगा? चलो आपके लिए लाइंस ओपन कर देते हैं केबीसी की तरह, देखो देखते हैं सबसे पहले। डी डिम्पल बताओ भाई उत्तर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। फिर आता है डी के बाद में एम, मोनिका। ऑप्शन ए। ए चंद्र प्रकाश। सर ऑप्शन ए। शर्मा जी। ए। ठीक है। प्रांजल। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पक्का? चलो लिख दिया। हाँ। अब देखो अब की बार तो सर्वसम्मति बन गई, मतलब एक भी विपक्ष में वोट नहीं गया है। तो आप लोगों ने कहा तो ठीक है, विश्वास तो आपने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था ना, विश्वास निजी होता है। जैसे मेरा जी सर। मेरा विश्वास हो सकता है, मैं मानता हूं कि नहीं, मान लो आदमी को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल मिल। आप हो सकते हैं, आप ये भी तो होते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं तो अपन क्या कहते हैं, हम कहेंगे जैसे मान लो एज ए टीचर क्या बोलेंगे, नहीं रे नकल नहीं करनी चाहिए और ईमानदारी से पेपर करो, ये वो ऐसे। तो हम क्या कहेंगे, नहीं ईमानदारी से पेपर करो, उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा ये। आप जब स्टूडेंट के रूप में पेपर दे रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, नहीं सर कैसे भी कर लो, चाहिए नंबर आने चाहिए। इसका मतलब आप कैसे भी कर लो नंबर आने चाहिए, आपका उसमें विश्वास है। हमारा विश्वास है नहीं, ईमानदारी से करो तभी आगे आप बढ़ पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो विश्वास है ना, ये सबका पर्सनल होता है।
किसी का भगवान में विश्वास होता है, किसी का नहीं होता है। कोई कर्म में विश्वास करता है, कोई किस्मत को मानता है, कोई कहता है भाग्य जैसी चीज ही नहीं होती है, मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वालों की तो हाथों की लाइनें ही मिट जाती। भाई कोई हाथ से अपने पत्थर फोड़ रहा है तो उनके तो हाथों की लाइनें ही मिट जाती हैं, लेकिन वो नई किस्मत लिख देते हैं। जितना वो मांझी, आपने एक मूवी देखी हो, उसमें उसने पत्थर मतलब पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। जब पहाड़ वो काट रहा था तो हाथ की लाइनें तो मिटी गई होंगी, लेकिन उसने नई लाइनें लिख दी। इसका मतलब मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। तो उसका विश्वास मेहनत में हो सकता है, कोई कहेगा नहीं शॉर्टकट में हो सकता है। तो विश्वास क्या है? निजी। मेरे कहने का मतलब विश्वास क्या होता है? निजी। इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? निजी। इसका मतलब ये सही देने का मतलब है आपने इन शब्दों को अच्छे से समझा है। ठीक है। धर्म को विश्वास से अलग लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, विश्वास और धर्म। स्वतंत्रता में आता है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन बताना आप। दोनों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। संगठित धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को मान्यता देना है। धार्मिक करों को बढ़ाना है। धर्म को राज्य के नियंत्रण में लाना है। तो बताओ धर्म को विश्वास से अलग क्यों लिखा गया है? उसका मेन मकसद क्या था? वरना विश्वास और धर्म एक ही है, तो फिर अलग से लिखने की जरूरत क्या थी? क्या करना चाहते थे आप धर्म को विश्वास से अलग लिख के? तो धर्म को अलग लिखने का यहाँ मेन मकसद क्या था? क्या आना चाहिए ऑप्शन? सबसे पहले वही है, अब की बार चेंज कर देते हैं वरना सोचेंगे हमें मौका नहीं देता। अब की बार प्रांजल सबसे पहले आप लोगों को मिला मौका। बी। बी। ठीक है। चंद्र प्रकाश। सर ए। ए। मोनिका। बी। बी की डी? बी। बी। ठीक है। फिर डिम्पल। बी ऑप्शन। बी। बी ठीक बी। है। डी। बी फॉर बॉल। ठीक है, ठीक ठीक। शर्मा जी। बी होगा सर। बी। हाँ। तो देखो चार जनों को लग रहा है कि बी आना चाहिए और एक जने को लग रहा है ए। तो चलो चार को जो बहुमत बोल रहा है तो टिक कर देते हैं, यही आएगा। भाई धर्म को क्यों रखा गया है? धर्म क्या, धर्म का मतलब केवल विश्वास ही थोड़ी होता है। आप सोच के देखना, आप जिस जिस भी धर्म के लोग हैं, आपको नहीं लग रहा कि धर्म के हिसाब से ही आप अपना पूरा जीवन जीते हो? सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितनी भी गतिविधियां होती हैं सारी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म का ना आपके ऊपर बहुत असर होता है। धर्म के अनुसार ही अपन सुबह उठते हैं। कोई किसी की धार्मिक आस्था है तो कहीं वो अपने धार्मिक स्थान पर जाता होगा, कोई आरती करता होगा या ऐसे। कहने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं धर्म से ही चल रहा है। तो धर्म का मतलब केवल विश्वास है कि बहुत सारी गतिविधियां भी हैं जो आप करते हो? आप ये देखो, धर्म ही अपना सब कुछ तय हो रहा है। हर धर्म में अपने शादी ब्याह के तरीके धर्म डिफाइन करता है। धर्म में हर चीज के लिए, इसका मतलब क्या है? धर्म केवल विश्वास का ही थोड़ी है कि नहीं नहीं सर मैं इस देवता में विश्वास करता हूं और मेरा धर्म ये है और मैं इस देवता में विश्वास करता हूँ, इस भगवान में विश्वास करता हूँ, केवल इतना ही धर्म थोड़ी होता है। ये तो फिर विश्वास में ही आ जाता, धर्म क्यों लिखा? धर्म का मतलब केवल विश्वास थोड़ी है। विश्वास है ठीक है, लेकिन विश्वास तो मतलब भीतर का होता है। धर्म कहता है कि जिसको आप भीतर मानते हो ना, उस उस धर्म ने जो कुछ भी बताया हुआ है उसके हिसाब से आप जीवन में कर भी सकते हो, व्यवहार में कर सकते हो। जैसे आप अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो हिंदू धर्म की एक्टिविटी, जैसे कोई भजन कराना है, जागरणों कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है, कोई ये हवन कराना है, आरती करनी है, भजन करना है, मंत्रा को जाप करना है, तो ये धर्म में आता है। विश्वास तो मन से आता है और धर्म का मतलब इन एक्टिविटीज। इसका मतलब धर्म क्या है? बड़ा कंसेप्ट है। धर्म में रीति रिवाज आएंगी, परंपराएं आएंगी, प्रथाएं आएंगी जिनके अनुसार आप चलते हैं। तो मैंने आपको अंतर भी क्लियर कर दिया है। चलो 11वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर कह रहा है कि उपासना की स्वतंत्रता मूलतः किस क्रिया को दर्शाती है? यानी उपासना की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आप ध्यान से इसको पढ़ें। ऑप्शन ए, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की स्वतंत्रता ही उपासना की स्वतंत्रता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को, कर्मकांड को या पूजा पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता है।
किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, या किसी भी धार्मिक कर से मुक्ति का नाम उपासना की स्वतंत्रता है? अब आपको अपने आंसर शुरू कर देने हैं। हाँ, मोनिका, क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए इसका? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, ठीक है। डिम्पल? ऑप्शन बी। शर्मा जी? बी होगा सर। प्रांजल? बी। बी। चंद्र प्रकाश? सर आप एक ही बजो क्यों वोट नाश करा, आपने बी कर दो। ठीक है भाई, जनता कह रही है, सही है, जनता के साथ चलना ही मतलब सही दिमाग लगाने की निशानी है। चलो, जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है, तो अपन भी, फिर आप लोग इतने कह रहे हो तो मैं क्यों अलग करूं? ये लो, मैंने भी कर दिया अभी। यही आएगा, अपन ने पढ़ा था पूजा पद्धति की उपासना की सुंदरता का मतलब है हर व्यक्ति को, जिस भी वो धर्म को मानता है, उस धर्म के अंदर जो भी एक्टिविटी लिखी हुई है। हिंदू धर्म को मानते हो, आप मंदिर में जा सकते हो, मंदिर में आरती कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। आप अगर इस्लाम धर्म को मानते हो तो मस्जिद में जा सकते हो, मस्जिद के हिसाब से जो भी अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करने के वहाँ जो तौर तरीके होते हैं, उस हिसाब से आप उनको याद कर सकते हो। आप चर्च जा सकते हो, जो मतलब ईसाई हैं वो जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हो, आप सिख धर्म को मानते हो तो वहाँ जा सकते हो, वहाँ अपने भगवान को आप वहाँ के जो आपके धर्म में जो बताया हुआ है भगवान को याद करने की, उस हिसाब से आप याद कर कर सकते हो। तो उपासना का मतलब है आपको अपनी जो भी धार्मिक गतिविधियां है ना, जो भी पूजा पाठ है, जो भी जिस भी तरीके से आप अपने भगवान को याद करना चाहते हो, उसको याद करने की आपको स्वतंत्रता है। यही होती है उपासना। उपासना का मतलब होता है पूजा पाठ की स्वतंत्रता। चलो, 12 नंबर में प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अंदरूनी स्वतंत्रता मानी जाती है, जिसका संबंध होता है अंदर, मन से, दिमाग से? तो कौन सी स्वतंत्रता है जो आपको बाहर नहीं दिखती, आपके आचरण में, व्यवहार में, कामों में नहीं दिखती? उसका कनेक्शन मन से है, अंदर दिमाग से है। तो कौन सी है? पहला अभिव्यक्ति, दूसरा विचार, तीसरा धर्म का प्रचार, चौथा है उपासना। अब आपको सही ऑप्शन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला डिंपल, फटाफट बताओ। अभिव्यक्ति। डिंपल के ए अनुसार ए। ऑप्शन। प्रांजल, जल्दी बताओ। ए। ए, ठीक है। मोनिका? बी। डी फॉर डी। नहीं, बी फॉर बॉल। ठीक है। और चंद्र प्रकाश, जल्दी। बी। बी बता रहा है कि मेरे से पूछ रहा है? बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो कर देते हैं, फिर लॉक कर देते हैं, ये लो। शर्मा जी? ए। ए। तो कई बार है ना, आप जब अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें कई बार आता है, कई बार बहुमत है ना, कई बार बहुमत की आवाज भी है ना गड़बड़ हो जाती है। तो कई बार हमें अल्पमत की भी आवाज सुननी चाहिए। बहुमत का मतलब ये नहीं है बहुमतवाद, कि बहुमत कम वालों को दबाना शुरू कर दे, वो होता है बहुमतवाद। तो यहाँ जो अल्पमत वाले हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए तो देखो, भारत का संविधान बड़ा सॉफ्ट है ना, उसने कहा नहीं नहीं, हम अल्पतंत्र को भी उतना ही सम्मान देंगे, जिनकी संख्या, अल्पसंख्यकों के भी अधिकार है भारत में। तो ये सही है, जिन्होंने बी बताया वो सही है। अब क्यों लगा ये बी वाले है ना, सबसे पहले एम। मोनिका, बताओ क्यों लगा कि बी आना चाहिए? क्योंकि सर विचार तो अपने मन में होते हैं, और अगर हम उनको मन से बाहर ही ले आए तो फिर वो तो अभिव्यक्ति होगी ना। तो बिल्कुल। अंदरूनी स्वतंत्रता, तो ये तो विचार की स्वतंत्रता होगी। बिल्कुल भाई, कोई चीज पर आप विचार करा ना, बैठा बैठा कर देना, अरे के सोचा है, के सोचा है, तो आप विचार ही तो कर रहे हैं वहां, कि नहीं नहीं, क्यों ही कौन सोचो, क्यों ही कौन सोचो, ऐसे ही कहते हैं। तो जो सोच रहे हैं, क्या वो बाहर किसी को दिख रहा है क्या? कि अब जैसे अब मैं बैठा बैठा क्या सोच रहा हूँ, आपको दिख थोड़ी रहा है। लेकिन मैं जैसे ये पेन है, इस पेन की एक्टिविटी अब आपको दिख रही है, तो ये बाहर है। अब अभिव्यक्ति है, मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है, सुन रहा है, आप देख पा रहे हो। धर्म का प्रचार अगर करते हो तो मुंह से बोल के करते होंगे, कैसे भी करते होंगे, दिखेगा। उपासना आपकी पूजा पाठ है, कोई आरती कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, कोई ये कर रहा है, हवन कर रहा है, कैसे, तो वो सब दिखेगा। अंदरूनी मन, मन दिमाग, अभी तो मैंने देखो प्रश्न पढ़ते वक्त ही ये बात मैंने बोली थी, कि कुछ चीजें होती हैं जो मन,
इसका मतलब देखो, संविधान बनाने वालों ने कितना दिमाग लगाया होगा, आप सोच के देखो। उन्होंने ये तक फिक्स किया, ये तक उन्होंने इस चीज का भी जाब्ता किया कि कोई व्यक्ति अपने मन में क्या सोचना चाहता है उसको सोचने की आजादी होनी चाहिए। आप नहीं कह सकते कि तुम्हें ये यही सोचना है, इसके अलावा नहीं। यानी कि मन में सोचने की भी आजादी दी। आप सोच रहे होगे सर ये कौन सी आजादी है, तो हर किसी को, नहीं नहीं। कई बार अपने ये तक चाहने लग जाते हैं कि तुम वैसे ही सोचो जो मैं चाहता हूं। तुम इसके अलावा विचार ही नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में वो विचार आने चाहिए जो मुझे पसंद हो। कई बार अपन नहीं कहते हैं, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, तुम ऐसा सोच ही कैसे सकते हो। इसका मतलब आप क्या क्या उसको क्या दबा रहे हो, आप उसके सोचने की जो स्वतंत्रता है उसको दबाना चाहते हो। कई बार अपना होता है ऐसे, मतलब सामान्य जीवन में अपन ऐसी चीजें देखते हैं, नहीं नहीं ये तेरे दिमाग में आया ही कैसे, ऐसा ख्याल आया ही कैसे। तो इसका मतलब क्या है, तुम उसकी विचारों की जो सोचने की यानी कि विचारों की जो आजादी है उसको दबाने की बात कर रहे हो। लेकिन संविधान कहता है नहीं नहीं, हर व्यक्ति को सोचने की, विचार करने की, किसी समस्या के बारे में चिंतन करने की पूरी आजादी है। तो जब आप सोचते हो, विचार करते हो, तो बाहर से करते हो कि दिमाग के अंदर से करते हो? अंदर से। इसलिए विचार क्या है, अंदरूनी स्वतंत्रता है। मुझे लगता है अब दोबारा गलत नहीं होगा। यस सर। अगर मैं यहां पर एक और शब्द डाल देता, मैं कहता विश्वास कैसा है, तो विश्वास क्या अंदरूनी है कि बाहरी बाहरी है? विश्वास भी अंदरूनी है सर। और कोई अपना मतलब मैं बात जोड़ना चाहे, उनको क्या लगता है विश्वास अंदरूनी है कि बाहरी है? अंदरूनी है सर। अंदरूनी है ना। अपन कई बार नहीं कहते हैं, नहीं नहीं हाँ, मन पक्को विश्वास भरोसा है अंदरूनी है मेरा सर। भगवान पर, मन पक्को भरोसा है कि અહીંયા हो जाओ। तो ये पक्का भरोसा कहाँ से आता है, किसी को दिखाते हो तो इसका मतलब अभिव्यक्ति हो गई ना, आपके मन में होता है। कई बार आप मन ही मन में ऐसे मतलब गुनगुनाते रहते हो, नहीं नहीं कर दियांगा एग्जाम ने तो फाइट कर दियांगा, यहाँ हो जाएगो, यहाँ हो जाएगो। तो ये क्या है, विश्वास अंदर है। विश्वास का मामला अंदर का है, अंदरूनी है, इंटरनल है। चलो 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व या संपन्न शब्द का अर्थ क्या है, यानी सोवरेन का अर्थ क्या है? ये तो बता दो, ये तो बड़ा सिंपल है। इसको भारत को, अब मैं सीधा ही आंसर पूछूंगा, आपकी स्क्रीन पर तो है, सीधा बताना मुझे 13 के प्रश्न का आंसर कौन कौन क्या क्या सोचता है। मैं जिनके नाम लूं वो बताते जाना तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पर। सबसे पहले डिंपल, आंसर लॉक कराओ। 13 में आंसर क्या आना चाहिए? बी। आंसर बी, ठीक है। इसके बाद में मोनिका। सर बी आंसर है। शर्मा जी। बी होगा सर। बी होगा। चंद्र प्रकाश। सर बी। प्रांजल। बी। ठीक है, ये तो मैंने बहुत समझाया, बताने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट है, बी होगा। संप्रभु का मतलब यह है, आप बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में स्वतंत्र होने चाहिए। अंदर के मामले भी आप सल्टाओगे, बाहर के मामले भी आप सल्टा सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आया है, आया भाई, इसका क्या अर्थ होता है? भारत में जो भारत की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? केवल मार्क्सवाद अपनाना, समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा में प्रयास करना, निजी संपत्ति का पूरी तरह समाप्ति, राज्य को उत्पादन के साधनों पर पूर्ण मालिक बनाना, ये, या निजी संपत्ति को पूरी तरह से मिटा दो, या फिर ये, या समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लेके आओ, या फिर ये, या फिर केवल मार्क्सवाद के रास्ते पर चलना। तो भारत की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसका इनमें से क्या मतलब है? तो सबसे पहले चलते हैं एम, मोनिका। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डिम्पल। ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन बी, शर्मा जी। बी होगा सर। प्रांजल। बी। बी। चंद्र प्रकाश। सर बी। धीरे सी बोलने का मतलब है, थोड़ा सा डाउट है, 10-15%। तो नहीं बी सर, है। मैं तो बहुत आगे नहीं। बी है, इसमें आप समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। समाजवाद अपने यहाँ आर्थिक और सामाजिक समानता की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट पर्सन, ये तो आप कर दोगे। भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करने का क्या अर्थ लगाया जाए, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है? राज्य का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, सभी धर्मों को समान समान देता है, केवल धर्मों का प्रचार करना मना है, भारत में धर्म को पूरी तरह से बंद कर देना है, और केवल बहुसंख्यक धर्मों को ही हम मान्यता देते हैं। इनमें से कौन सा आना चाहिए, फटाफट है ये दो।
डिम्पल। ऑप्शन ए। हाँ ये है। ए। और बताओ ए होगा। सबके अनुसार क्या लग रहा है? हाँ सर, ऑप्शन ए। मेरा भी। चलो ये तो सबको पता है, ए है, ठीक है। एक ही मिनट बचा है अभी, एक प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। 16 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक गणराज्य में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ये शब्द आया है, इसमें गणराज्य का क्या मतलब लगाया जाए? सर्वोच्च सत्ता राजा या रानी के पास होती है, सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है, सर्वोच्च सत्ता धर्म ग्रंथ के पास होती है, सर्वोच्च सत्ता किसी विदेशी सरकार के पास होती है? बताओ डिम्पल, क्या आना चाहिए पहले? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मोनिका, क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी। ठीक है। शर्मा जी? ऑप्शन बी होगा सर। प्रांजल? बी ऑप्शन। ठीक है, बी है इसमें। इसमें सर्वोच्च सत्ता जनता ही है भाई, जनता जनार्दन है गणतंत्र में। तो राजा रानी वाली तो बात ही नहीं है। गणराज्य का मतलब ही वहां पर क्या है, जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही यहाँ पर राज्य का